जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यू के पहले क्लास की। जी हां दोस्तों, आप सबों को मालूम है कि आपका जो अभी ग्रुप डी एग्जाम चल रहा है इसमें लगातार क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से देखने को मिल रहे हैं और हम लोगों ने पीछे कई चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के करे भी हैं। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एमसीक्यू होगा उसकी शुरुआत करेंगे। ध्यान में रखिएगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई भी मित्र आगे के सभी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक के जो भी पोर्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, उसको पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस योगदान बैच में। दोस्तों, इस योगदान बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई जीवों की सूची में वे कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। ऑप्शन है आपका केला, कुत्ता, ईस्ट, अमीबा। ध्यान दीजिएगा, पहले ऑप्शन में है कि 2 और 4, दूसरे ऑप्शन में है 1, 3 और 4, तीसरे ऑप्शन में है 1 और 4 और चौथा ऑप्शन में है 2, 3 और 4। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें जो जनन होता है वो अलैंगिक विधि से होता है। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो भाई मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी बात की जाएगी अलैंगिक जनन की तो आप सभी समझ लेना कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं इंग्लिश में। बस इसके बारे में आपको 2-4 बेसिक बातें अपने माइंड में रखना होगा। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, इसमें गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसमें गैमेट्स यानी कि युग्मक भाग नहीं लेते हैं, युग्मक भाग नहीं लेते हैं। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? सिंगल पेरेंट भाग लेते हैं। आप सबों को मालूम है कि ये जनन की एक विधि है, सामान्यतः प्लांट में होती है, इतना हम लोग जान रहे होते हैं। लेकिन जो की फैक्टर है वो ये कि अलैंगिक जनन में युग्मक भाग नहीं लेता है, यानी कि गैमेट्स भाग नहीं लेता है। और क्या कहते हैं, इसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे गैमेट किसको बोला जा रहा है, तो सर गैमेट यहाँ पे स्पर्म और ओवम को बोला जा रहा है। गैमेट्स यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? स्पर्म और ओवम को बोला जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि अलैंगिक जनन में स्पर्म और ओवम भाग नहीं लेते हैं, इसमें सिंगल पेरेंट क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। और ये सामान्यतः क्या होते हैं, तो सर पौधे में होते हैं और कुछ जीवों में भी होते हैं, जिसको हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे। सवाल ये है कि गुरुजी हमसे जो क्वेश्चन करा गया है कि नीचे दी गई जीवों के सूची में वे कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला है केला। तो हम सबों को मालूम होना चाहिए कि केला में जो है वो क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि जो बनाना का पेड़ देखते हैं वो पेड़ आपको किस जनन के फलस्वरूप मिलता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप मिलता है। सवाल मन में आ रहा होगा कि गुरुजी बनाना में कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बनाना में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है वो क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ध्यान में रखिएगा। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग हिंदी में वनस्पतिक प्रचार कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पतिक प्रचार कहते हैं। नो डाउट आप सभी समझ रहे होंगे कि वनस्पतिक प्रचार में क्या होता है। तो प्लांट के जो भाग होते हैं जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया या उसका लीफ वगैरह, इन सभी को काट करके दूसरे जगह लगा देते हैं तो वो हमारा फिर से नया प्लांट हो जाता है। ये प्रक्रिया ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वनस्पतिक प्रचार कहलाता है। और ये क्या होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से सर केला में होता है। तो आप क्या कहेंगे कि केला में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। ध्यान देंगे कि आपका दूसरा ऑप्शन है कुत्ता। क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि कुत्ता में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं हिंदी में। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन हमसे करा जा रहा है कि किस में अलैंगिक जनन होता है और कुत्ता में लैंगिक जनन होता है। ये ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा।
ध्यान देंगे कि आपका तीसरा ऑप्शन है ईस्ट। तीसरा कौन सा है? ईस्ट। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसमें भी अलैंगिक जनन होगा, इसमें भी क्या होगा? अलैंगिक जनन, क्योंकि आप सबों ने पढ़ा है, एक बार नहीं पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। और क्या कहते हैं कि गुरुजी ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो अलैंगिक जनन का कौन सा मेथड होता है? तो आप कहते हैं कि वो बडिंग होता है। क्या होता है? बडिंग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। और ध्यान देंगे कि आपका अगला ऑप्शन है अमीबा, यानी कि चौथा है आपका अमीबा। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को कई साल पहले से मालूम है कि अमीबा में विखंडन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है सर? फिजन की प्रक्रिया होती है, और इसी के थ्रू क्या होता है? तो सर अमीबा में जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। आप क्या देख रहे हैं? तो सर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई जीवों की सूची में वे कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो हमारा स्टेटमेंट 1 केला है ये अलैंगिक विधि से जनन करता है, जबकि कुत्ता लैंगिक विधि से जनन करता है। ईस्ट में भी क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। और अमीबा में भी क्या होता है? तो आप कहेंगे सर इसमें भी तो विखंडन की प्रक्रिया होती है, जिसको हम लोग द्विविखंडन कहते हैं, और यहाँ पे भी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। मतलब साफ है कि जो आपका ऑप्शन है जिसमें भी एक साथ ही साथ और क्या होगा? तो एक के बाद आपका जो है, एक के बाद दो तो नहीं है सर, 3, यानी कि जिस ऑप्शन में एक होगा उसके बाद 3 होगा और फिर 4 होगा, वही हमारा सही आंसर होगा। तो देख लीजिए कि किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि गुरुजी सेम चीज जो है वो हमारे ऑप्शन बी में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ये सब बात तो आप सबों को मालूम था, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अलैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और वहाँ के आपके ऑप्शन में गैमेट्स हो सकता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ये ध्यान में रखिएगा कि अलैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट भाग लेते हैं, जबकि जो आपका लैंगिक जनन होता है उसमें डबल पेरेंट भाग लेते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पुष्प में नर और मादा युग्मकों जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं? ऑप्शन है पुंकेसर और परागकोश, दूसरा ऑप्शन है तंतु और वर्तिकाग्र, तीसरा ऑप्शन है परागकोश और अंडाशय, और चौथा ऑप्शन है पुंकेसर और वर्तिका। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पुष्प में नर और मादा युग्मक, जिसको हम लोग जनन कोशिका भी कहते हैं, पूछा जा रहा है कि उत्पन्न करने वाला भाग कौन सा होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है कहीं ना कहीं ये हमको भ्रमित कर रहा है, और हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। भाई मेरे कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको फ्लावर का एक सही डायग्राम नहीं मालूम है, और वो आपके माइंड में सेट नहीं है। ध्यान देंगे कि आप सबों को ये मालूम होगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी? फ्लावरिंग प्लांट की। किसकी बात करते हैं? फ्लावरिंग प्लांट की। तो इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं चेला? आप कहेंगे सर बड़ा ही आसान है, इसको तो हम लोग पुष्पीय पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पीय पौधा कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं, यानी कि जिसमें फूल नहीं होता है, उन सभी को अपुष्पीय पौधा बोला जाता है। और जिसमें फूल नहीं होगा उसमें जो जनन की प्रक्रिया होगी वो अलैंगिक जनन की विधि के थ्रू होगी, लेकिन जिसमें फूल होता है उसको हम लोग पुष्पीय पौधा कहते हैं। और जितने भी पुष्पीय पौधा होते हैं सभी में जो जनन की प्रक्रिया होती है, जितने भी पुष्पीय पौधा होते हैं सभी में जो जनन की प्रक्रिया होती है ये किसके थ्रू होती है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये लैंगिक जनन के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? लैंगिक जनन के थ्रू होती है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है। ध्यान में रखेंगे कि जब हम ये कह रहे हैं कि फ्लावरिंग प्लांट में लैंगिक जनन होगा तो जाहिर सी बात है कि वी आर टॉकिंग अबाउट मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। आप कहेंगे बिल्कुल, तो भाई मेरे लैंगिक जनन में क्या होगा? आप कहेंगे सर मेल गैमेट भी होगा। क्या होगा? मेल गैमेट्स भी होगा, और क्या होगा? फीमेल गैमेट्स भी होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फीमेल गैमेट्स भी होगा। मेल गैमेट को क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग नर युग्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? नर युग्मक। इसको क्या कहेंगे? मादा युग्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? मादा युग्मक। ध्यान में रखेंगे कि इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? जनन कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? सम्मिलित रूप से जनन कोशिका कहेंगे। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे क्या कि जब भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स हैं इसको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाएगा? जनन कोशिका। मेल गैमेट किस में होगा? आप कहेंगे मेल में होगा। फीमेल गैमेट किस में होगा? तो आप कहेंगे सर फीमेल में होगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग फ्लावर में मेल गैमेट की बात करें, नर युग्मक की बात करें, तो क्या होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी परागकण होगा।
क्या होगा? परागकण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? पॉलन ग्रेन कहते हैं। कहाँ पे होता है? तो आप कहिएगा कि गुरुजी ये तो परागकोश में होता है। कहाँ पे होता है? परागकोश में होता है। और साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट में फीमेल गैमेट्स की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये तो ओवम है। और ये कहाँ पे होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये तो अंडाशय में होता है। कहाँ पे होता है सर? अंडाशय में होता है। मेरे मित्र, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लावर का मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, जिसको कंबाइनली रूप से जनन कोशिका बोला जा रहा है, रिप्रोडक्टिव सेल बोला जा रहा है, वो एक्चुअली में कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे सर मेल गैमेट जो है उसको तो हम लोग परागकण कहते हैं और ये परागकोश में होता है। तो जाहिर सी बात है कि मेल गैमेट हमको कहाँ मिलेगा? फ्लावर में, परागकोश में मिलेगा। जबकि मादा युग्मक की बात करें तो ओवम कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? अंडा। और ये कहाँ मिलेगा हमको? अंडाशय में मिलेगा। यानी कि परागकोश और अंडाशय के थ्रू फ्लावर में क्या होता है? जनन कोशिका का निर्माण होता है। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे तो बहुत सारे और अलग अलग ऑप्शन हैं, तो यहीं पे आपको समझना होगा क्या? फ्लावर का डायग्राम। आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग फ्लावर की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? डेंटल बोलते हैं या पेटियोल बोलते हैं। और ये क्या होता है? तो आप कहते हैं सर थैलमस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्पासन। क्या है? तो पुष्प का जो बाकी का स्ट्रक्चर है वो इसी पे रहता है। तो ये वाला पार्ट पोर्शन आपका क्या कहलाया? पुष्पासन कहलाएगा। जिसको आप क्या कहते हो सर? तो आप कहेंगे सर थैलमस कहते हैं। ये वाला आपका पेटियोल कहलाएगा, जिसको हम लोग पुष्प वृंत भी बोलते हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका एक ये स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, एक आपका स्ट्रक्चर ये इस तरह से होता है, ठीक है। और फिर इसके साथ भी इस तरह का आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई पड़ता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है। ध्यान देंगे सर, यहीं पे समझने वाली बात क्या है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह के भी संरचना दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कोई भी जो हमारा फ्लावर होगा उसके चार क्या होंगे सर? चक्र होंगे। चार क्या होंगे? चक्र होंगे। नो डाउट आप सबों को मालूम होगा, जिसमें आपका बाह्य दलपुंज आ जाता है। ध्यान में रखिएगा, इसमें यहाँ पे हम पंखुड़ी भी लगा देंगे सर। इसी को जनरली हम लोग क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं या सर दल कहते हैं। और ये जो आपको छोटी हरी पत्तीनुमा जैसी संरचना दिखती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर बाह्य दलपुंज कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि छोटी पत्ती हरीनुमा संरचना या हरी जैसी संरचना जो हरा हरा आपको दिखता है पत्तीनुमा संरचना में, वो हमारा बाह्य दलपुंज कहलाता है। और जो आपका उससे निकलता है एक इस तरह से पेटल्स टाइप से, दल टाइप से, उसको हम लोग दलपुंज कहते हैं जब वो ग्रुप में होता है। तो जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज यानी कि जो आपका कैलिक्स और कोरोला होता है, ये दोनों ही फूल के क्या होते हैं? सहायक भाग होते हैं। मेनली इसके जो आवश्यक भाग होते हैं वो कौन सा होता है? तो यहाँ पे आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि आवश्यक भाग में जो है वो होता है आपका पुमंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? जायांग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। और ध्यान देंगे कि जो पुमंग होता है इसमें कौन आ जाता है? इसमें पुंकेसर आ जाता है। कौन आ जाता है? पुंकेसर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में स्टेमेन कहते हैं। और जो जायांग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग पिस्टिल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पिस्टिल बोल देते हैं। इसी में हमारा कौन आ जाता है? तो सर जो अंडाशय है, जो हमारा स्टाइल है, स्टिग्मा है, ये सब के सब इसमें आ जाते हैं। तो हम लोग इसको एंड्रोसियम और गाइनोसियम और क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये चार क्या है? फ्लावर के इंपॉर्टेंट पार्ट है या आप कह सकते हो भाग है, जिसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज को सहायक भाग बोला जाता है, जिसका प्लांट को, फूल को कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है ये मेन पार्ट होता है। सवाल ये है कि डायग्राम में ये कहाँ पे होगा? तो ध्यान देंगे कि जायांग मतलब स्त्री वाला भाग, ये हमारा पिस्टिल हो गया। ये पिस्टिल क्या होता है? तो ये जो आप यहाँ पे इस तरह की संरचना देख रहे हैं चला जी, इसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्टिग्मा बोला जाता है। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको स्टाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टाइल बोला जाता है। और ये वाला जो भाग देख रहे हैं इसको अंडाशय बोला जाता है। और सम्मिलित रूप से ये क्या है? तो फ्लावर के फीमेल पार्ट हैं, जिसको आप क्या कह सकते हो? गाइनोसियम कह सकते हो या फिर आप पिस्टिल कह सकते हो या कार्पिल भी बोला जाता है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, ये तो फीमेल पार्ट हो गया। कौन कौन आ गया? अंडाशय, वर्तिकाग्र और स्टाइल। वर्तिका, स्टाइल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो आप ये वाला संरचना देख रहे हो ना सर, इसको क्या बोला जाता है? ये यहां से लेकर के यहां तक जो है इसको
फिलामेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिलामेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। और ध्यान देंगे कि ये जो आप इसमें डॉटेड संरचना देख रहे हो ना, इसी को क्या बोला जाता है? परागकण बोला जाता है। ये जो आप डॉटेड संरचना देख रहे हो इसको परागकण बोला जाता है। और जिसमें ये डॉटेड संरचना है, यानी कि ये जो गोल वाला संरचना आप देख रहे हो ना सर, इसी को परागकोश बोला जाता है। यानी कि जो मेल का पार्ट स्टेमेन है, इसमें कौन कौन है? आप कहेंगे सर परागकण है, परागकोश है, और हमारा क्या है? फिलामेंट, जिसको क्या बोला जाता है? पुतंतु। ये फिलामेंट जैसा ही लग रहा है, इसको हम पुतंतु कह देंगे। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि जो परागकण है कहां से निकलेगा? परागकोश से निकलेगा। और जो आपका ये फीमेल पार्ट है, ओवरी, अंडाशय, इससे क्या होगा? आप कहेंगे सर अंडा बनेगा। और दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलेगा तो आप कहेंगे फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था यहाँ पे कि पुष्प में नर और मादा युग्मक जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से? उत्पन्न करने वाले भाग कौन से? ध्यान दीजिएगा, पहले ऑप्शन में पुंकेसर और परागकोश लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि सर पुंकेसर जो है वो ऑब्वियसली फ्लावर का मेल पार्ट है, लेकिन जो परागकण है वो, जिसको हम जनन कोशिका बोल रहे हैं, वो कहां से उत्पन्न होगा? परागकोश से उत्पन्न होगा। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा आंसर। दूसरा ऑप्शन तंतु और वर्तिकाग्र है। आप क्या कहेंगे कि सर तंतु जो है वो तो परागकोश को फ्लावर के बेस से पकड़े हुए रखता है, ये तो परागकण उत्पन्न नहीं करता है, जबकि जनन कोशिका तो परागकण है हमारा। तो आप कहेंगे सर ये चीज तो नहीं होगा। अब वर्तिकाग्र दिया हुआ है तो सर यहाँ पे वर्तिकाग्र जो है यहाँ पे आकर के जो परागकण है वो स्टिक होता है, जबकि ये उत्पन्न तो नहीं करता है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, दूसरा ऑप्शन भी चला गया। तीसरा ऑप्शन है परागकोश और अंडाशय। आप कहेंगे सर यहीं से तो जनन कोशिका उत्पन्न होती है। तो भाई मेरे यही तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है परागन, निषेचन, नवोद्भिद, भ्रूण। दूसरा ऑप्शन है नवोद्भिद, भ्रूण, निषेचन, परागन। तीसरा ऑप्शन है परागन, निषेचन, भ्रूण, नवोद्भिद। चौथा ऑप्शन है भ्रूण, नवोद्भिद, परागन, निषेचन। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, तो उस लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो आपको नया जीव मिलता है, तो नया जीव मिलने का जो पूरा स्टेप बाय स्टेप परिघटना है, घटना है, क्या क्या होता है, ये चीज़ आपको बताना है, और वो भी एक सही क्रम। आप कहेंगे कि गुरुजी व्हेन वी डिस्कस अबाउट इन अ फ्लावरिंग प्लांट, जब हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में डिस्कस करते हैं किसके बारे में? तो सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि गुरुजी जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 गैमेट्स। फर्स्ट इज नोन एज मेल गैमेट्स, फर्स्ट इज नोन एज मेल गैमेट्स, सेकेंड इज नोन एज फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स ध्यान में रखेंगे। हिंदी में इसी को क्या कहेंगे? इसको हम लोग हिंदी में नर युग्मक कहेंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? मादा युग्मक कहेंगे। तो जरा सा आप हमको ये बताइए कि फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन को होने के लिए पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? आप कहेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक को एक दूसरे के साथ जुड़ने की जरूरत पड़ेगी। और मेरे मित्र फ्लावरिंग प्लांट में नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के साथ आके जुड़ेगा, मिलेगा, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? आप कहेंगे गुरुजी पॉलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे, जिसको क्या कहा जाता है? परागन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागन कहा जाता है। आप कहेगा सर परागन होगा तो क्या होगा? आप कहेंगे कि जैसे ही पॉलिनेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि जो परागकण है, जो पॉलन ग्रेन है, वो मादा युग्मक ओवम के साथ जाकर के डिफ्यूज होगा, और जैसे ही सर डिफ्यूज होगा ये प्रक्रिया हमारा क्या कहलाएगा? आप कहेंगे निषेचन। अरे भाई नर युग्मक और मादा युग्मक का एक दूसरे के साथ डिफ्यूज हो जाना क्या कहलाता है? आप कहेंगे सर निषेचन कहलाता है। तो पहला प्रक्रिया में तो ये आएगा, परागन कहलाएगा। आया तो मिल गया सर, मतलब डिफ्यूज कर दिया, तो क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब क्या हुआ कि सर निषेचन होगा। क्या होगा? निषेचन होगा। भाई मेरे जब निषेचित होगा तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे गुरुजी भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, यानी कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, और उसी एम्ब्रायो से हमको नया प्लांट मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? नवोद्भिद कहेंगे। क्या कहेंगे? नवोद्भिद कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, उसमें पहला स्टेप पॉलिनेशन होगा, दूसरा स्टेप फर्टिलाइजेशन होगा, तीसरा भ्रूण बनेगा, चौथा आपका नवोद्भिद बनेगा, यानी कि नया प्लांट मिलेगा।
देख लीजिए ऑप्शन को, पहला ऑप्शन में परागन दिया हुआ है, ठीक है सर। निषेचन, ठीक है। नवोद्भिद, कहेंगे सर गलत है, पहले तो भ्रूण बनना चाहिए फिर नवोद्भिद, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है नवोद्भिद, आप कहेंगे सर गलत है पहले ही, क्योंकि पहले नवोद्भिद नहीं हो सकता है, पहले प्रक्रिया को डन करना होगा। तीसरा ऑप्शन है परागन, कहेंगे सर ये तो पहला स्टेप सही है। दूसरा स्टेप निषेचन, ये भी सही है। तीसरा स्टेप भ्रूण, आप कहेंगे ये भी सही है। चौथा स्टेप नवोद्भिद, ये भी सही है। मतलब सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट है कि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। तीसरा है कि अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। और चौथा ऑप्शन है कि अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं अलैंगिक जनन की, किसकी बात करते हैं, अलैंगिक जनन की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अलैंगिक जनन के थ्रू जो हमको संतति कोशिका मिलती है, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमको संतान मिलता है, नया प्लांट मिलता है, उसी को हम संतति कोशिका बोल लें या संतान बोल लें, बात बराबर है सर। तो अलैंगिक जनन के दौरान जो आपको संतति कोशिका मिलती है या नया संतान मिलता है, नई संतति मिलती है, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि सर समानता होती है। क्या होती है? समानता होती है। मतलब क्या कि एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। जैसे अगर हम लोग बात कर लें अमीबा की, तो एक वैसा अमीबा जो पेरेंट सेल है और दूसरा अमीबा जो उसका डॉटर सेल है, मतलब क्या, जिससे हमको नया ऑफस्प्रिंग मिला है, तो दोनों में क्या कहेंगे सर, बॉडी स्ट्रक्चर तो सेम होगा, समानता कूट कूट के भरा होगा। बात करें सर, अभी जस्ट हम लोगों ने बात करा है केला की, तो केला का पेड़ सर जैसा एक को आप देख रहे हैं वैसा ही हर एक जगह पे होगा, बहुत ज़्यादा आपको समानता देखने को मिलती है। तो और हम लोग पढ़ते भी तो हैं कि अलैंगिक जनन के थ्रू जो संतान प्राप्त होता है उसमें बहुत ज़्यादा समानताएं देखने को मिलती है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं संतान में विविधता की, तब हम लोग किसको ले आते हैं, लैंगिक जनन को ले आते हैं। और नो डाउट आप सबों को ये चीज़ भी मालूम है कि जब हम लोग लैंगिक जनन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इस विधि से जो संतान प्राप्त होता है, इस विधि से जो हमको संतति कोशिका मिलती है, डॉटर सेल मिलती है, ऑफस्प्रिंग मिलती है, उसमें हमको क्या देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? भिन्नताएं, यानी कि विविधता देखने को मिलती है। रीजन क्या है? तो आप कहते हैं सर दो गैमेट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, मेल और फीमेल, और दोनों का ही कहीं ना कहीं आनुवांशिक गुण इसमें आता है। तो जब भी हमको जीवों में विविधता देखना होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर हम लोग को जीवों में समानता देखने की बात करते हैं हम लोग, तब हम लोग बात करते हैं अलैंगिक जनन की। इसके पीछे रीजन क्या है, ये आपको बस यहीं पर समझ में आ जाएगा। मेरे मित्र, अभी जस्ट आपने क्या देखा कि अलैंगिक जनन में कोई गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं करता है, कोई गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक होगा वही किस में जाएगा, सर संतान में जाएगा, डॉटर सेल में जाएगा। और साथ ही जो आपका अलैंगिक जनन होता है, इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। क्या होता है? सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो जो किसी एक प्लांट का प्रॉपर्टीज होगा वही उसके बाल बच्चा में आएगा, यानी कि वही उसके कैटेगरी के नए प्लांट में आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो अलैंगिक जनन के थ्रू जो आपको जीवों में समानता दिखाई पड़ती है, उसके पीछे रीजन यही है कि इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर नो एनी गैमेट्स आर यूटिलाइज। मतलब ये हुआ कि अलैंगिक जनन में कोई भी गैमेट्स का उपयोग नहीं होता है, इसमें गैमेट्स भाग नहीं लेते हैं। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक लक्षण का एक जगह से दूसरी जगह जाना संभव ही नहीं होगा। और अगर हम लोग बात करें कि अलग अलग आनुवांशिक लक्षण की, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है मेल का भी प्रॉपर्टीज, फीमेल का भी प्रॉपर्टीज, यानी कि माता पिता दोनों का लक्षण, तो वो तो आपका अलैंगिक जनन में होता ही नहीं है, क्योंकि सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो अलैंगिक जनन के विधि से जो संतान मिल रहा है उसमें समानता का मुख्य कारण क्या है? आप कहेंगे गैमेट्स का भाग नहीं लेना और सिंगल पेरेंट्स का भाग लेना। जबकि लैंगिक जनन में जो आपको संतान में विविधता देखने को मिलती है वो किसके चलते? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो गैमेट्स पार्टिसिपेट करता है। किसके चलते? तो गैमेट्स भाग लेता है, और साथ ही साथ यहाँ पे डबल पेरेंट की जरूरत होती है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो हमको डॉटर सेल मिलेगा, यानी कि जो हमको संतति कोशिका मिलेगा,
उसमें हमको मेल का भी लक्षण देखने को मिलेगा, फीमेल का भी लक्षण देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों का आनुवांशिक गुण जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि पहला ऑप्शन है अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेते हैं। आप कहेंगे सर आपने तो अभी जस्ट बताया है कि एक रीजन तो ये भी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जनक भाग लेते हैं, सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, दैट मीन्स गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आप कहेंगे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा है कि अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। इसका क्या मतलब हुआ? कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। जिसमें लैंगिक जनन होगा उसमें लैंगिक जनन होगा, जिसमें अलैंगिक जनन होगा उसमें अलैंगिक जनन होगा। अब लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से पहले होगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है सर। और आपका चौथा ऑप्शन है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ये भी सर कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो चलिए छोड़िए इसको, और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है। तो मेरे मित्र देख लीजिए कि ये आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये हमारे पहले के ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किस में विद्यमान होते हैं? ऑप्शन है कोशिका द्रव, राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है गोल्जी काय और चौथा ऑप्शन है जीन। बड़ा ही आसान सा सवाल है और मेरे ख्याल से आप सभी इसको टारगेट कर सकते हैं। क्वेश्चन करा जा रहा है कि जनकों से यानी कि माता पिता से संतति में संतान में संप्रेषित होने वाले लक्षण, यानी कि जो लक्षण जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू माता पिता से जो गुण उसके संतान में जाता है, तो पूछा जा रहा है कि संप्रेषित होने वाले जो लक्षण होते हैं, जो गुण जाता है, वो किस में विद्यमान होता है? आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जनक से संतान में जो गुण जाता है, प्रॉपर्टी जाता है, जिसको हम लोग आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, ये किसके थ्रू जाता है? तो आप कहते हैं जीन के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है? जीन के थ्रू जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है? तो सर इसी को आनुवांशिकी का इकाई बोला जाता है। आनुवांशिकी का इकाई बोला जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा। और हमेशा ध्यान में रखना है कि माता पिता से उसके संतान में जो भी आनुवांशिक लक्षण जाता है वो किसके थ्रू जाता है? जीन के थ्रू जाता है। जीन को क्या बोला जाता है? आनुवांशिकी का इकाई बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि जीन जो है ये अपना काम जब भी करता है तो किस में करता है? तो सर ये एंजाइम के माध्यम से करता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जीन अपना कार्य एंजाइम के मदद से करता है या एंजाइम के माध्यम में करता है, एंजाइम के माध्यम में करता है। और एक चीज़ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जितने भी यूकैरियोटिक जीव हैं, यहाँ पे हम जीव हैं लिख दिए हैं सर, यूकैरियोटिक जीव में होगा यहाँ पे, यूकैरियोटिक जीव में जीन डीएनए का बना होता है। क्या याद रखेंगे कि यूकैरियोटिक जीव में जो जीन है जिसको आनुवांशिकी की इकाई बोला जाता है, किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है। डीएनए को क्या बोला जाता है? आनुवांशिक पदार्थ बोला जाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि वायरस में जीन आरएनए का बना होता है। वायरस में जीन किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसका भी खास ख्याल रखेंगे। आप सभी कहेंगे कि सर बाकी हमारे ऑप्शन में कोशिका द्रव की बात की गई है, इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं, और कोशिका के अंदर जो चिपचिपा सा द्रव रहता है उसी को क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव बोला जाता है। जिसमें क्या होते हैं? तो कोशिका के अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब है, जिसको हम लोग कोशिकांग बोलते हैं, वो कहाँ रहता है? कोशिका द्रव में रहता है। आपके दूसरे ऑप्शन में है राइबोसोम, आप कहेंगे प्रोटीन का संश्लेषण केंद्र है। और तीसरे ऑप्शन में है गोल्जी का, इसी को गोल्जी बॉडी बोला जाता है, और सेल का ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि प्लांट में गोल्जी बॉडी को क्या बोला जाता है? डिक्टियोसोम बोला जाता है। तो ये चीज़ भी आप अपने माइंड में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गया है, आप सभी इसको सुधार लेंगे। जो मैंने आपको बताया कि वायरस में जीन आरएनए का बना होता है, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि वायरस में जीन सिर्फ आरएनए का नहीं बना होता है, आरएनए अथवा डीएनए का बना होता है। ये चीज़ भी आप इंक्लूड कर लेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं?
पहला ऑप्शन है केवल जनक से समानताएं, दूसरा ऑप्शन है केवल जनकों से विविधताएं, तीसरा ऑप्शन है जनकों के साथ समानताएं और विविधताएं, और चौथा ऑप्शन है न समानताएं और न विविधताएं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम लोग कहते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट पार्टिसिपेट करता है, तो जाहिर सी बात है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स के डिफ्यूज़न से नया हमको ऑफस्प्रिंग मिलेगा, यानी कि जो नया बच्चा मिलेगा उसमें उसके माता पिता का क्या होगा, आनुवंशिक गुण होगा। अब ये जो आनुवंशिक प्रॉपर्टीज होगा उसमें हमको कुछ समानता भी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कुछ लक्षण सेम एज जैसे कि उसके माता पिता में है वैसा हो, और कुछ ऐसा होगा जो उसके माता पिता में नहीं होगा। तो जो सेम मिल रहा है वो तो समानता है, लेकिन जो डिफरेंट है जो उसके माता पिता में नहीं है वही तो हमारा विविधता है। मतलब ये हुआ कि जब जहाँ पे भी हम लोग जनक से संतान में जाने वाले गुण की बात करेंगे, यानी कि आनुवंशिक लक्षण की बात करेंगे, इसमें हमको समानताएं और विविधताएं दोनों ही देखने को मिल सकती है, सिर्फ एक कतई देखने को नहीं मिलेगी। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है और ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे समानता और विविधता। तो सर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आप कहेंगे सर ये चीज़ हमारे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि अमीबा, एस्पायरोगैरा और ईस्ट में जनन की सामान्य विशेषता क्या होती है। पहला ऑप्शन है ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, दूसरा ऑप्शन है ये सभी एक कोशिक हैं, तीसरा ऑप्शन है ये केवल लैंगिक रूप से जनन करते हैं, और चौथा ऑप्शन है ये सभी बहुकोशिक हैं। बताइए ना सॉल्व होगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अमीबा, एस्पायरोगैरा और ईस्ट में जनन के संबंध में एक समान यानी कि कॉमन विशेषता क्या है। आप कहेंगे कि गुरुजी अमीबा हो, एस्पायरोगैरा हो, ईस्ट हो, इन सभी में अगर हम लोग जनन की बात करें तो सभी में क्या होता है, अलैंगिक जनन के थ्रू जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अमीबा में द्विविखंडन प्रक्रिया के थ्रू जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। एस्पायरोगैरा में फ्रेगमेंटेशन या फिर रीजेनरेशन, जिसको हम लोग अपखंडन या पुनर्जनन बोलते हैं, इस प्रक्रिया के थ्रू जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे ईस्ट की, तो सर ईस्ट में बडिंग के प्रोसेस के थ्रू जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हैं कि अमीबा, एस्पायरोगैरा और ईस्ट, इन तीनों में जो जनन के संबंध में कॉमन चीज आपको दिख रहा है वो क्या है, तो सर तीनों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के थ्रू यानी कि अलैंगिक जनन विधि प्रक्रिया के थ्रू क्या हो रहा है सर, जनन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। तो देख लीजिए कि आपके पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो सर पहले ऑप्शन में दिया हुआ है ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। आप कहेंगे सर यही तो आप भी बता रहे हैं, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एस्पायरोगैरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, दूसरा ऑप्शन है एक कोशिका का दो कोशिकाओं में विभाजित होना, तीसरा ऑप्शन है एक कोशिका का अनेक कोशिका में विभाजित होना, और चौथा है पुरानी कोशिका से नई नई कोशिकाओं का बनना। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन कराया जा रहा है कि एस्पायरोगैरा में जो अलैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, यानी कि एस्पायरोगैरा में अलैंगिक जनन का क्या प्रक्रिया होता है। तो आप कहेंगे सर पहले तो हमको ये जानना होगा कि जो एस्पायरोगैरा है, इसमें जनन की कौन सी प्रक्रिया होती है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि क्या होगी, असेक्सुअल मेथड होगा। क्या होगा, असेक्सुअल मेथड, यानी कि अलैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन का कौन सा विधि होगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि अलैंगिक जनन का यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन या फिर क्या होता है, रीजेनरेशन, ये मेथड अप्लाई होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग अपखंडन कहते हैं, और या फिर रीजेनरेशन की बात कर रहे हैं तो पुनर्जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि फ्रेगमेंटेशन रीजेनरेशन में होता क्या है। तो ध्यान देंगे कि जब हम लोग एस्पायरोगैरा की बात कर रहे हैं तो इसका बॉडी कुछ इस तरीके का होता है, इसका बॉडी कुछ इस तरीके का होता है, और इसमें इसके जो तंतु होते हैं वो कुछ इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है इस तरीके से, और जब ये जनन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं तो इसका जो ये बॉडी है ये क्या होता है, दो पार्ट में टूट जाता है। इसका ये बॉडी क्या होता है, दो पार्ट में टूट जाता है, और जैसे ये दो पार्ट में टूटता है तो
तो दोनों ही जो टूटा हुआ पार्ट है ये फिर से खुद को विकसित कर लेते हैं और हमको क्या मिल जाता है, नया स्पायरोगैरा मिल जाता है। मतलब ये हुआ कि स्पायरोगैरा में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो एक अलैंगिक मेथड है, यानी कि असेक्सुअल मेथड है। और वो मेथड कौन सा है, तो अपघटन और या फिर कह सकते हैं पुनर्जनन। क्या होता है, इसमें जो इसके शरीर का तंतु है वो दो भाग में टूट जाता है और टूटने के बाद फिर से वो टूटा हुआ भाग जो है अपने अनुकूल वातावरण में विकसित होकर के नया स्पायरोगैरा का निर्माण कर देता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि स्पायरोगैरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पहला ऑप्शन है तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो आपने बताया कि ये टूट जाता है और फिर यही इसका टूटा हुआ भाग विकसित होकर के नया स्पायरोगैरा बनाता है, तो जाहिर सी बात है कि स्पायरोगैरा में जो जनन की प्रक्रिया होगी वो तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके होगी। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमारे दूसरे ऑप्शन में एक कोशिका का दो कोशिका में विभाजित होना दिया हुआ है, तो भाई मेरे इसको हम लोग द्विविखंडन कहते हैं जो अमीबा में होता है। और आपका तीसरा है एक कोशिका का अनेक कोशिका में विभाजित होना, मतलब बहुत ज्यादा कोशिका में बंट जाना, ये तो बहुविभाजन कहलाएगा। और आपका तीसरा है पुरानी कोशिका से नई नई कोशिका का बनना, तो आप कहेंगे सर ये तो सेल के रिप्रोडक्शन का मेथड हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि स्पायरोगैरा में जब भी होगा तो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया फ्रेगमेंटेशन या फिर रीजनरेशन के मेथड के थ्रू होगा, जिसको हिंदी में अपघटन या पुनर्जनन बोला जाता है, अपखंडन या पुनर्जनन बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जीव का शरीर दो भाग में बंट जाता है और जो दो भाग में बंट जाता है वो जो आपका बटा हुआ भाग है वो फिर से अनुकूल वातावरण में विकसित होकर के क्या करता है, नया जीव को बना देता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है मुकुलन, दूसरा ऑप्शन है न्यूनकारी विभाजन, तीसरा ऑप्शन है द्विविभाजन और चौथा ऑप्शन है बहुविभाजन। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो प्लाज्मोडियम है इसमें क्या होता है, तो एक कोशिका जो है वो अनेक कोशिका में विभाजित हो जाता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्लाज्मोडियम में एक कोशिका का अनेक कोशिका में विभाजित हो जाना क्या कहलाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ये बताओ कि ये प्लाज्मोडियम क्या है। तो चला जी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये आपका मलेरियल पैरासाइट है। क्या है, मलेरियल पैरासाइट है, यानी कि आप कह सकते हो कि मलेरिया परजीवी है। क्या है ये, मलेरिया परजीवी है और इसी के चलते क्या होता है, मलेरिया नामक रोग होता है। ध्यान दीजिएगा कि प्लाज्मोडियम की जो कोशिकाएं विभाजित होकर के बहुत सारा कोशिका का निर्माण करती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि सर प्लाज्मोडियम में जो है वो जनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि इसकी सेल रेप्लिकेट करती है और सेल जब रेप्लिकेट करती है तो वो आपका कौन सा जनन होता है, तो आप कहते हैं बहुविभाजन होता है। कौन सा होता है, बहुविभाजन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। आपको मैंने कई बार बताया है कि जो हम लोग फिजन की बात करते हैं यानी कि विभाजन प्रक्रिया की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जीव का शरीर बट करके दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है और इसके थ्रू जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर विभाजन प्रक्रिया कहते हैं, फिजन कहते हैं। और ये दो तरीके का होता है, वैसा प्रक्रिया जिसमें जीव का शरीर दो भाग में बट जाता है, द्विविभाजन कहलाता है। और वैसा प्रक्रिया जिसमें जीव का शरीर बहुत सारे भाग में बट जाता है, यानी कि जिससे हमको बहुत सारे नए संतति कोशिका मिलते हैं, उसको हम लोग बहुविभाजन या फिर मल्टीपल फिजन कहते हैं। और ये चीज किस में देखने को मिलता है, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर बहुविभाजन, मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि द्विविखंडन एवं द्विविखंडन या बहुविखंडन प्रक्रिया से प्राप्त जीव के वंशज को अनुजात कहा जाता है। जीव के वंशज को क्या कहा जाता है, अनुजात कहा जाता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे, क्या कि द्विविखंडन या बहुविखंडन प्रक्रिया से प्राप्त जीव के वंशज को अनुजात कहा जाता है।
उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पुष्पी पौधे में जनन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है युग्मक, युग्मज, भ्रूण, नवोद्भिद। दूसरा ऑप्शन है युग्मज, युग्मक, भ्रूण, नवोद्भिद। तीसरा ऑप्शन है नवोद्भिद, भ्रूण, युग्मज, युग्मक। चौथा ऑप्शन है युग्मक, भ्रूण, युग्मज, नवोद्भिद। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे सर बड़ा ही सरल है। जब भी हम लोग बात करेंगे पुष्पी पौधा में जनन अवस्थाओं के सही क्रम की, तो हम सबों को मालूम है कि जब जैसे ही जनन की प्रक्रिया होना शुरू होगी तो पहले पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाके भ्रूण बनेगा, फिर जा करके हमको नया प्लांट मिलेगा। एक्चुअली अगर इसको और डीप में समझने की कोशिश करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी, जो हम लोग कहते हैं परागण की प्रक्रिया होगी, उसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स क्या होगा? एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होगा, और डिफ्यूज होगा तो ये निषेचन कहलाएगा। निषेचन के बाद हमको मिलेगा क्या? तो मेरे मित्र आप कहेंगे कि गुरुजी निषेचन के बाद पहले हमको जाइगोट मिलेगा, युग्मज मिलेगा। क्या मिलेगा? जाइगोट मिलेगा, यानी कि युग्मज मिलेगा। फिर क्या होगा? तो यही युग्मज जो है सर वो भ्रूण में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? भ्रूण में। और फिर ये जाकर के क्या करेगा? तो सर नवोद्भिद प्लांट बनाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है वो हम लोग किसको कह रहे हैं? आप कहेंगे नर युग्मक को कह रहे हैं और मादा युग्मक की बात कर रहे हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के साथ निषेचित होगा तो हमको क्या मिलेगा? युग्मज, जाइगोट, फिर भ्रूण, उसके बाद नवोद्भिद। मतलब ये हुआ कि युग्मज से पहले भी हमको किसकी जरूरत होगी? युग्मक की जरूरत होगी। ये युग्मक क्या है? आप कहेंगे जाइगोट है। कौन आ जाएगा इसके अंदर? तो आप कहेंगे कि गुरुजी अगर हम फ्लावर में मेल गैमेट्स की बात करेंगे तो परागकण आ जाएगा। कौन आ जाएगा? पोलन ग्रेन आ जाएगा। और फीमेल गैमेट्स की बात करेंगे तो ओवम यानी कि अंडा आ जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि पुष्पी पौधे में जनन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है, तो क्या कहिएगा? पहले युग्मक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलान होगा, डिफ्यूज होगा तो युग्मज बनेगा, फिर भ्रूण, फिर नवोद्भिद। तो देख लीजिए कि ये आपका सेम सीक्वेंस किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे कि गुरुजी सेम सीक्वेंस हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अब अगर आपको इस टाइप का कोई और प्रश्न दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।